प्रियम्बल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है, यह एक परिचयात्मक कथन है। जैसे कि आपका कोई चीज़ है कि उसी का, जैसे आम है तो आम, जैसे जैसे किसी ने नाम आम लिया तो आम नाम लेते आपके अंदर एक इमेज बनेगी, अच्छा आम ऐसा है वैसा है। उसी प्रकार किसी भी अंदर चीज़ जानने के लिए, किसी बुक से या किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए एक प्रस्तावना वर्ड यूज किया जाता है। संविधान है, इसके अंदर क्या है, एक नाम दिया गया प्रस्तावना, जैसे हमें नाम दिया जाता है, नाम से पहचान होती है, इसी प्रकार संविधान की पहचान जो है वो प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना में अंदर है क्या, वो संविधान की जो बुक है उसमें अंदर है क्या, वही चीज़ बताती है हमें प्रस्तावना क्या है। यह एक परिचयात्मक कथन है, मूल सिद्धांत, यह उन मूलभूत सिद्धांतों उद्देश्यों को रेखांकित करता है जिन पर संविधान देश का कानून बनाया जाना है। प्रस्तावना का मतलब है, ठीक है। नेहरू द्वारा इसको कोई मतलब में परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, आपको मत याद हो, एक कहते हैं ना कि एक खाका तैयार करने के लिए सब चीज़ें कही जाती हैं। नेहरू द्वारा संविधान सभा में 18 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। आपको हो सकता है कि हम आपको द्वितीय वाचन वाला बता दें, लेकिन नहीं, जो जो डेटें हैं इंपॉर्टेंट वही बताएं, क्यों कितनी डेटें आप लोग याद करोगे, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान का सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें बस इतना है कि उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना है। और सबसे बड़ी एक बात है कि प्रस्तावना पूरी तरह से एक वाक्य में लिखी गई है, एक वाक्य से नहीं, लास्ट में ही पूरा फुल फॉर्म लिखा है। पूछा गया था क्वेश्चन, इसीलिए लिखा है कि प्रस्तावना की टूट तोड़ के लिखी गई है पैराग्राफ में, या एक ही वाक्य में प्रस्तावना लिखी गई है। प्रस्तावना याद होना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तावना यदि याद हो गई आपको तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। हो सके तो आप इंग्लिश में याद करें, मुझे इंग्लिश में याद है, हालांकि है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में याद, तो आप लोग भी इसे हिंदी में याद कीजिए। देखो प्रस्तावना को याद करो। प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया। देखो लाइन याद रखना है वाली, क्या क्या लिखी, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, इनका ऑर्डर जरूर याद रखना, sovereign socialist democratic एंड रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। जस्टिस कितने प्रकार की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जो न्याय है वो कितने हैं, एक दो तीन, तीन प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से, सोशल, जस्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता कितने प्रकार की, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, कितनी, एक दो तीन चार पांच प्रकार की है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, ये याद होनी चाहिए प्रस्तावना। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ऐसे करके पूरी याद होगी, तो फिर भी नहीं हम आपको बता ही देंगे। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू हिम अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आपको हिंदी में लिखिए तो आपको अपने पास एक प्रस्तावना को जरूर लिखना, हो सके तो इनके 60 नोट साथ में बनाते चलना, तो ये चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी धीरे धीरे। यही तो लिखा है, हम भारत के लोग, यही चीज़ लिखा है ना प्रस्तावना, हम भारत के लोग, भारत के एक स्वतंत्र संप्रभु, ऐसे करके देखो, SSDR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ऐसे याद करो। 5 के वर्ड एकदम लाइन से याद होने चाहिए। प्रस्तावना का मतलब संविधान का सार है, बिल्कुल। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद में, पुस्तक में, भारतीय संसद में, जो क्या कहते हैं, भारतीय संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद में हीलियम के डिब्बे में रखी गई। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस चीज़ को याद रखना बहुत जरूरी, किस डिब्बे में, हीलियम के डिब्बे में रखी गई, बॉक्स में। प्रस्तावना 2 भाषा, हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं, इसको याद रखना है, प्रस्तावना हिंदी और भाषा में लिखी गई। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। अब विचार और भाषा में क्या अंतर, देखो, यदि पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा, जैसे कि यहाँ पे लिखा होता है कि हम भारत के लोग, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में लिखा होगा हम ऑस्ट्रेलिया के लोग, हम ऑस्ट्रेलिया को लोग, याद रखना। तो भाषा मतलब लैंग्वेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिखी, और विचार मतलब कि प्रस्तावना हमें जोड़नी चाहिए, प्रस्तावना नामक कुछ हमें जोड़ना चाहिए अपने संविधान में। ऑस्ट्रेलिया उसे अमेरिका से लिया गया, क्यों, क्योंकि सबसे पहले संविधान अमेरिका का बना था, उसमें प्रस्तावना नामक एक चीज़ थी, उसी को हमने वहाँ से विचार लिया। जो विचार का मतलब कि हमने किसी की थिंकिंग ली, अच्छा ऐसा काम हो सकता है। जैसे कि आपने कहा कि हमने आयत लिया, आयत, अब हमको आयत मिला, समझे कि नहीं समझे, आयत मिला कहीं देखने को, लेकिन हमने अपने विचार से इसका आयत का विचार लिया और हमने वर्ग बना दिया। आयत का ही विचार लेके तो वर्ग बना सकते हैं, एक तरीके का विचार होता है। विचार में आप लोग समझ गए होंगे कि किसी से प्रेरणा लेना, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का प्रस्तावना का विचार है वो उससे अमेरिका से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसमें संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख था, ठीक है।
हम बहुत धीरे से चीज़ें समझाएंगे। इस प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को संविधान में हम भारत के लोगों को आत्मसमर्पित किया गया था। और ये पूछा जा सकता है कि संविधान ऐसा भी तो हो सकता था कि हम संविधान सभा को भी आत्मसमर्पित किया जा सकता था। नहीं, ये भारत के लोगों को आत्मसमर्पित किया गया था। संविधान भारत के लोगों को संविधान जो है भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। कहाँ से? हम भारत के लोग। कौन से शब्द से? हम भारत के लोग से संविधान अपनी शक्ति ग्रहण करता है। इतना याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी होता है। अब हम आगे किस पे? संविधान प्रस्तावना के प्रमुख शब्द। यह प्रस्तावना संप्रभुता। संप्रभुता होती क्या? संप्र मतलब सॉवरेंटी, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सॉवरेंटी। इंग्लिश वाले भी ध्यान दो, देखें इंग्लिश में हमें टाइपिंग करानी पड़ती है। हिंदी में किसी निर्णय के लिए अन्य देश पर निर्भर ना हो, वह राज्य संप्रभु राज्य होगा। संप्रभु जैसे कि आप किसी भी निर्णय को लेने के लिए वो किसी पे डिपेंड ना हो। जैसे भारत है कि अब आपको परमाणु समझौता करना है, अब आप अमेरिका से पूछने जाओगे कि हमें परमाणु समझौता करें या ना करें, ऐसा नहीं। यदि आप ये समझो निर्णय ले पा रहे हो, हमें खुद अपना निर्णय लेना है, तो वही होता है संप्रभु, मतलब खुद का मालिक, ना कि कोई और आपका मालिक हो। आप संप्रभुता का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे देखो राज्य। राज्य क्या होता है? आपको आर्टिकल 12 में पूछा जाएगा राज्य। राज्य की परिभाषा में यहीं पे बता देते हैं। राज्य होता क्या? राज्य के 4 तल होते हैं, राज्य के 4 तत्व होते हैं। तल या तत्व नहीं, तल नहीं, तत्व लिखो। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हम सही कराएंगे, उनको सही कर लिया करना, बाकी टाइपिंग में कोई कमी नहीं रखते हैं। तत्व, राज्य के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? देखो जनसंख्या हो जरूर होनी चाहिए, पूछा गया था यूपीएसआई में। देखो जो जो चीज़ें एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ छांट के लाए हैं। तो जनसंख्या, जनसंख्या मतलब भारत की जनसंख्या कितनी? 1.4 अरब। 1.4 अरब है भारत की जनसंख्या। कोई राज्य तब राज्य कहलाएगा यदि उसके पास जनसंख्या है तो। और नंबर 1 पे जनसंख्या, नंबर 2 पे क्या है? भूभाग। भारत का क्षेत्रफल क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 2 तत्व ये हो गए। अब चलते हैं तीसरे तत्व पे। एक सरकार होनी चाहिए। सरकार यहाँ पे बीजेपी की नहीं, सरकार एनडीए की है। हालांकि बीजेपी लीडिंग रोल में है तो इसे बीजेपी लिख देते हैं। एनडीए सरकार किसकी है? एनडीए की, ठीक है। तो एनडीए लिख लो या बीजेपी लिख लो। सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता, संप्रभुता होनी चाहिए। राज्य की आत्मा की संप्रभुता। राज्य की आत्मा किसे कहा जाता है? संप्रभुता को भी राज्य की आत्मा कहा जाता है। राज्य की आत्मा, समझे? तो 4 शब्द कौन कौन से होंगे? एक तो आपके पास क्षेत्रफल होना चाहिए, आपके पास देखो एरिया होना चाहिए, आपके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, आपके पास गवर्नमेंट होनी चाहिए, आपके पास सॉवरेंटी होनी चाहिए। एपीजीएस होना चाहिए। ये 4 तत्वों से एक भी तत्व की कमी है तो आप राज्य नहीं कहलाओगे। हो गया। एक संप्रभु राज्य के नाते भारत किसी देश की सीमा का अधिग्रहण या अपनी जमीन किसी देश को दे सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब तक एक बार संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार संशोधन किया जा चुका है, ठीक है। अब देखो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, कौन सा? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब देखो समाजवाद क्या होता है? समाजवाद ऐसा होता है कि यह समाजवाद एक शब्द लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद, ना कि साम्यवादी समाजवाद है। साम्यवादी क्या होता है कि समाजवाद का मतलब जो चीज़ें सरकार के नियंत्रण में रहें। भारत में दोनों को महत्व दिया जाता है, इसलिए इसे मिश्रित समाजवाद, साम्यवाद और समाजवाद दोनों के दिया जाता है, ठीक। लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवाद समाजवाद को दोनों के दिया जाता है, तो इसलिए भारत में मिश्रित समाजवाद है, ठीक है। आगे देखो, समाजवाद का मतलब ये भी समझो कि जहाँ व्यक्ति को कम, समाज को ज़्यादा। व्यक्ति मतलब जैसे कोई पीएम बन गया तो वो एक व्यक्ति रूप में है, तो व्यक्ति को कम, समाज को ज़्यादा महत्व दिया जाए। जैसे कि हमारा समाज पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसे बोलते हैं समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी तथा असमानता को समाप्त करना होता है। भारत का समाजवाद मार्क्स और गांधी का मिला जुला रूप है। भारत का समाजवाद किन किन 2 लोगों का मिला जुला रूप है? कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी का। 1991 की आर्थिक नीति ने थोड़ा कमजोर किया भारतीय समाजवाद को। किसने कमजोर किया है? आर्थिक नीति से। क्यों? क्योंकि तब आया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब देखो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, इसमें कभी अंतर नहीं पूछा जाएगा, अंतर थोड़ा बहुत होता है। देखो चीज़ें इतना माइंड पे मत हावी होने दिया करो कि हम ये भी जान लें, घुस लें तो बहुत सारी चीज़ें होंगी तो समाजवाद में घुस जाओगे तो, लेकिन जो पूछा जाएगा वही वही चीज़ें यहाँ पे हैं। धर्मनिरपेक्ष तथा पंथ निरपेक्ष क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता मतलब धर्म से दूरी। ऐसा राज्य ऐसा होगा जो धर्म से अपनी दूरी रखेगा, धर्म से कोई अपेक्षा ना हो। पंथ निरपेक्ष मतलब कि धर्म से हमारी दूरी होगी। जैसे राज्य का या राष्ट्र का या देश का कोई
कोई धर्म नहीं होगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष का यही मतलब है, छोटा सा शब्दों में समझ लो, बाकी इस पे से 1 घंटे का लेक्चर दिया जा सकता है पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष पे। इसीलिए आप इतना समझो कि जो देश है, कोई राज्य है, वो अपना धर्मनिरपेक्ष रहेगा। धर्मनिरपेक्ष, लोग कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बना दो, प्रस्तावना कभी हिंदू राष्ट्र बनने ही नहीं दे सकती। हमारा संविधान हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दे सकता है। कहने को तो हम कुछ भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो केस वगैरह होते हैं उसमें संविधान ये भी कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन छोटी बहुत चीज़ें चेंज की जा सकती है ना, कि मूल ढांचा क्या है? पंथ निरपेक्ष। तो भारत को कभी भी आप धार्मिक देश नहीं कह सकते, जैसे पाकिस्तान है, ठीक है। अब उदाहरण के लिए हम क्या ले सकते हैं? पंथ निरपेक्ष फ्रांस है, इसमें कोई धर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कानून सर्वोपरि है। अब जब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या? धर्म से अपेक्षा न हो, जैसे फ्रांस है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब जैसे फ्रांस है, इसको समझ सकते हो कि फ्रांस में क्या, कोई धर्म नहीं, सिर्फ कानून सर्वोपरि है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता के में संदर्भ में बता रहे, ठीक है। और पीछे पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही समझना कि सभी धर्म राज्य के लिए समान है, बस इतना समझ लो, बाकी बहुत चीज़ें होती हैं उनको छोड़ दीजिएगा। संविधान में क्रम, इनका जरूर प्रस्तावना याद कर लो तो बहुत सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। संविधान में क्रम क्या है? संविधान में जो क्रम है, प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। 3 एस और RD, ठीक है। डी आर है ना, कि RD, D और R, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इनका ऐसा क्रम याद रखो। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? किसी पंथ को अपना सकते हो। पंथ निरपेक्ष का मतलब यही है कि हम किसी पंथ को अपना सकते हैं। अर्थात क्या है? अर्थात सभी धर्म समान है। भारत कोई धार्मिक राज्य नहीं, भारत कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं। संविधान में राज्य की जगह आप लोग राष्ट्र समझना, राष्ट्र को मतलब देश को, ठीक है। या भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है, बस इतना याद रखो, बाकी कुछ नहीं। इनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, इसलिए इतना समझ लो कि शब्दों का मतलब क्या है। गणराज्य देश का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उसे गणराज्य बोलते हैं। गणराज्य, रिपब्लिक, जैसे कि हमारे देश का प्रमुख है, इनडायरेक्टली राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति को जनता चूज करती है, कौन? जो MP MLA हैं वो चूज करते हैं, वो गणराज्यों की संप्रभुता मैंने बता दी, किसी एक व्यक्ति के बजाय जनता में होगी। संप्रभुता हाँ, जैसे कि आप किसी देश को जमीन आप अधिग्रहण करना चाहते हैं, आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, तो आपके द्वारा भेजे गए MP MLA द्वारा ही तो सब कुछ होता है। तो वो क्या है? तो वो आप जनता ही तो है। तो इसीलिए कहा गया संप्रभुता किसी व्यक्ति के बजाय जनता में होगी, तथा किसी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थित होगी। कोई विशेष वर्ग नहीं, जैसे कोई बिजनेस वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, उसको विशेष महत्व दिया जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। अब देखो, संविधान में न्याय के 3 प्रकार हैं। कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब कि यदि आप अंबानी हैं, अंबानी को भी 18 साल पे ही वोट का अधिकार मिला, और एक गरीब भिखारी उसे भी 18 साल पे आपको वोट का अधिकार मिला। ये राजनीतिक अधिकार है, ठीक है। आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि सबको समान अवसर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सरकार किसी एक व्यक्ति को बढ़ावा देगी, व्यापार करो, एक को नीचे दबाएगी, नहीं। आर्थिक न्याय यहाँ पे समझना कि सबको बराबर, कि कोई भी अपना व्यापार कुछ भी खोल सकता है, पैसा कमा सकता है, सबके लिए आर्थिक न्याय। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति विशेष को कह दिया जाए तुम ही व्यापार कर सकते हो, हर कोई नहीं। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में सभी सरकार के लिए हर कोई समान है, सामाजिक न्याय मिलेगा, बस इतना समझो। बस मेन चीज़ है वही कि संविधान में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया? 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया। संविधान में स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई। संविधान में स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई? 5 प्रकार की दी गई है। अभिव्यक्ति, विचार, 1 2 3 4 5। कौन सी? अभिव्यक्ति की, विश्वास की, विचार की, धर्म की और उपासना। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, कुछ भी आप अभिव्यक्त कर सकते हो, कि हाँ किसी पे कुछ भी बोल सकते हो। ये चीज़ गलत या सही है, वही अभिव्यक्ति, क्योंकि आपके पे किसी का दबाव नहीं है। अभिव्यक्ति। विश्वास, आप किसी में विश्वास कर सकते हो कि हाँ हम इनमें विश्वास करते हैं। किसी चीज़ पे अपने विचार रख सकते हो, कि हाँ ये धर्म सही है या गलत है। किसी भी धर्म, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, कि राज्य कभी नहीं कहेगा तुम ये धर्म अपनाओ। उपासना, आप किसी की भी, शंकर की, पार्वती की, जिसकी भी चाहे उसकी उपासना कर सकते हो, ठीक है।
हमारे प्रस्तावना में ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए? फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए, 1789 से 1799 तक जहाँ जो क्रांति चली गई। कौन से विचार? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। सब क्वेश्चन प्री IQ हैं और हर चीज़ कहीं न कहीं पूछी गई है। आप प्रस्तावना को आज करने के बाद आप क्वेश्चन लगाना जाके, फिर देखना कि कहीं से छूटा है क्वेश्चन। और मज़े की बात तो जब टॉप 100 क्वेश्चन भी आ जाएंगे तब आप समझ में आएगा कि हाँ, चीज़ें ऐसी होती हैं। बेरुवाड़ी संघ मामला, अब देखो कि प्रस्तावना को अंग माना गया कि नहीं माना गया, वो उसके लिए बेरुवाड़ी संघ मामला क्या था 1960। इसमें क्या प्रस्तावना को संविधान का अंग, क्या अंग माना गया? वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग है बेरुवाड़ी केस में। देखो यहाँ पे एक शब्द जरूर ऐड कर लेना, क्या कि अंग माना गया। बेरुवाड़ी केस में माना गया था प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं जरूर ऐड कर लेना, मुझे नहीं पता फिर बाद में आप क्या कहते हो क्या नहीं, आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, सारी हम ही कर लेंगे। क्या है कि अंग माना गया है, कि इसमें अंग नहीं माना गया। बेरुवाड़ी संघ में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, बस इतना याद रखो, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना में संविधान सभा की महान सोच व आदर्श को दर्शाया गया है। एक चीज पॉइंट नोटेड, एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, इसीलिए मैंने वहां से लिख लिया, और यही पीसीएस और यूपीएससी की क्वेश्चन छाप देते हैं यूपीएसआई में। क्या प्रस्तावना में कैसी सोच को दर्शाया गया? महान और आदर्श सोच को दर्शाया गया है, ठीक है। बेरुवाड़ी संघ मामले में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसको जरूर याद रखना। अब एक बार में देख लो, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भातृत्व प्रेम दर्शाया गया है। ये सब चीजें पूछी जाती हैं, रट लो रट लो रट लो। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है कि किसी भी इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसे लागू नहीं कराया जा सकता। मतलब कि आप एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि इसमें आर्थिक न्याय दिया गया तो हमें भी, यदि उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो हमारे पास भी 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। इसीलिए कहा गया कि जो न्याय योग्य नहीं है, कौन प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं, इसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसे लागू नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव हैं, समान रूप से मानव हैं। ये सार्वभौमिकतावाद का सिद्धांत, सार्वभौमिकवाद का सिद्धांत यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन? यही क्वेश्चन की सार्वभौमिकता का सिद्धांत क्या है, इसका मतलब क्या है? सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव हैं, सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव, इसे सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहते हैं। अब देखो प्रस्तावना पर दार्शनिक फिलासफर की क्या है, एक चीज और लिख लेना कि उसमें हम छूट गई, मेरे लगता है छूट गई है, कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान की, आप नोट्स बनाने, छोटी छोटी चीजें हैं। संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुर भार्गव दास ने, ठाकुर दास भार्गव, ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। इस चीज को आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा। अब पढ़िएगा, के.एम. मुंशी ने, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने क्या है? राजनीतिक जन्म पत्रिका है, राजनीतिक जन्म कुंडली या पत्री एक ही चीज होगी, या कुंडली, ठीक है। राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है किसने? के.एम. मुंशी ने। इन्हें पालकी वाला ने कहा है संविधान का परिचय पत्र। इनको याद करना, सब सारे के सारे यूपीएससी में पूछे गए, चाहे आप देख लीजिएगा जाके। सुभाष कश्यप ने कहा संविधान शरीर, प्रस्तावना उसकी आत्मा है। अल्लाद कृष्णा स्वामी ने कहा प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का परिणाम है, ठीक है। और बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय माना है। हाँ, बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना है, अच्छे से याद रखना। और ठाकुर भार्गव दास ने कहा क्या? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? ये चीज़ समझ गए होंगे। अब चीज़ें पूछी गई वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या मूल अधिकार फंडामेंटल और डीपीएसपी में की गई है। ये पूछा गया था कि ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था, ध्यान से देखना नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाए। चीज़ें हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों एवं किन आदर्शों और उद्देश्यों का रूपरेखा दी गई है, ऐसा पूछा गया था। तो आप कहोगे किसकी? मूल अधिकार और डीपीएसपी, डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और आर्थिक न्याय कहाँ कहाँ दिया गया? आर्थिक न्याय उद्देशिका में दिया गया और डीपीएसपी में दिया गया है। ध्यान से रखना, पूछा गया था आर्थिक न्याय कहाँ कहाँ संविधान में दिया गया, कहाँ? उद्देशिका बनने की प्रस्तावना में और डीपीएसपी में। संविधान सभा ने संविधान निर्माण प्रक्रिया में सबसे बाद में प्रस्तावना जोड़ा था, सबसे बाद में प्रस्तावना जोड़ा था। संविधान सभा ने संविधान निर्माण प्रक्रिया में सबसे बाद में संविधान में प्रस्तावना जोड़ा था। पहले ही 5 और 6 आर्टिकल जुड़ गए थे। इसका रीजन क्या था? ये सब चीज़ें बताने का मतलब ये है कि अपने दिमाग को दही करना, ना कि ये चीज़ें देखो, अपना जितना लिमिटेड चीज़ें रखोगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। हम बताने की प्रस्तावना बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं, लेकिन
देखना कि चीज़ें वही आएंगी जो हमने यहाँ पे पढ़ाई हैं। अगला देखो, हिंदी में प्रस्तावना उद्देशिका का शब्द किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद्य ने उद्देशिका का प्रयोग किया था। मूल संविधान में राष्ट्र की एकता अखंडता नहीं था। मूल संविधान में राष्ट्र की एकता और अखंडता नहीं था। यह शब्द राष्ट्र की एकता की जगह बाद में लाए गए। यही दोनों शब्द बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देते हैं। यूपीपी 2024 री एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा शब्द अखंडता और एकता को बढ़ावा देता है? कौन है? बंधुत्व। बंधुत्व की एकता और अखंडता किस भावना को बढ़ाता है? किसको? बंधुत्व को बढ़ाता है। ठीक है। और बाकी मूल अंग्रेजी के लेखक प्रेम बिहारी नारायण राजादा इस संविधान का जो निर्माण है ना, उसमें बताएंगे कि उसके लेखक कौन, मोहर किसकी लगाई गई थी। ये सब चीज़ें यहाँ पे थोड़ी चीज़ें हमने कम करनी थी। क्यों? क्योंकि जब संविधान का निर्माण पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी हैं। तो बताओ प्रस्तावना में क्या कमी रही? आप क्वेश्चन करके आना। यूपीएसआई का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप एसएससी जीडी एनटीपीसी चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता है। मैंने आपसे प्रॉमिस करके दिखा दिया। और जाइएगा, कैसी लगी प्रस्तावना? लाइक शेयर खूब करिएगा। लास्ट में बोला आके पूरी प्रस्तावना पढ़ा दी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब बढ़वाओ। यही मेरा उम्मीद है कि आप जितना करोगे सपोर्ट, उतना ज़्यादा हम आपको अच्छा बेहतर कंटेंट दे पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्लास ऐसे ही चलती रहेंगी।